हेलो एवरीवन, मधुरम एग्जाम एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें कुल पाचन तंत्र में हम लोगों को कुल 2 क्लास देख चुके हैं। आप अगर इस पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर आप पिछले क्लास को देखें। वहाँ पे बारीकी से एक एक चीज़ को बताया गया है कि इसमें कौन सा अंग का क्या कार्य है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पाचन तंत्र का कार्य क्या है और वह कैसे कार्य करता है। इसमें एक एक चीज़ को हम लोग पिछले क्लास में बारीकी से देख चुके हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो आप अगर इस पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो कृपया आप जाकर पिछले क्लास को देखें। उसके बाद में यह क्लास आपको काफ़ी बेहद आसान तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग पहले 2 क्लास कर चुके हैं। आज तीसरा क्लास हम लोग का, जैसे कि हम लोग थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं और क्या चीज़ अभी पढ़ना है। तो सबसे पहले पाचन तंत्र में आता है मुख। मुख के बारे में पढ़ लिए हम लोग। उसके बाद में है, इसका नाम है ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। उसके बाद में इसको कहते हैं हम लोग अग्नाशय, इसको कहते हैं अमाशय। क्या कहते हैं? अमाशय। उसके बाद में जिसको इंग्लिश में स्टोमक कहा जाता है, इसको इसोफेगस कहा जाता है, मुख को माउथ कहा जाता है, इसको अग्नाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नाशय। और वैसे ही इसका नाम है बड़ी आंत, इसका नाम है बड़ी आंत, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, बड़ी आंत। और वैसे ही इसका नाम है बड़ी आंत, इसका नाम है छोटी आंत। इसका नाम क्या है? छोटी आंत, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। ठीक है। और इसका नाम है अपेंडिक्स। ये क्या है? अवशोषी अंग है, अपेंडिक्स। ये क्या है? यह एक अवशोषी अंग है। अवशोषी अंग क्या होता है हम लोग आगे क्लास में इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे कि अवशोषी अंग क्या होता है या मनुष्य में कैसे गायब हो जाता है। इस सब की विस्तार से हम लोग एक एक चीज़ का चर्चा करेंगे। उसके बाद में इसका नाम है एनस या गुद्दा। इसका नाम है एनस या गुद्दा। तो हम लोग देखे थे। और इसका नाम है पित्ताशय। क्या नाम है? पित्ताशय, जिसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहा जाता है, पित्ताशय, जिसमें पित्त जमा रहता है। तो हम लोग देखे थे कि पाचन तंत्र वाले टॉपिक में सबसे पहले क्या पढ़ना है, किसके बारे में? मुख के बारे में। मुख के बारे में, ठीक है। जिसमें भोजन सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? मुख में। उसके बाद में ग्रास नली से होते हुए वह कहाँ प्रवेश करता है? अमाशय में। अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है और छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण पाचन हो जाने के बाद वह कहाँ प्रवेश करता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन का कार्य नहीं होता है। उसके बाद में इसमें क्या होता है? जल का अवशोषण। जल का अवशोषण होने के पश्चात भोजन मल के रूप में बाहर से हमारे शरीर से उसका निष्कासन हो जाता है। तो हम लोग 1 नंबर में देखे थे पिछले क्लास में मुख के बारे में। तो मुख वाले टॉपिक में हमको 3 चीज़ पढ़ना था। कितने चीज़? 3 चीज़। 1 नंबर में दांत के बारे में हम लोग जो ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरा था जीभ के बारे में कि जीभ का क्या कार्य है या कैसे स्वाद को पहचानता है। जीभ के अलग अलग भागों पर अलग अलग स्वादों का पता लगाया जाता है। दांत वाले टॉपिक में हम लोग देख चुके थे कि मनुष्य में दांतों की संख्या कुल कितनी होती है, कौन सी दांतों की क्या कार्य है, दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं, सब हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो आप जाकर उस क्लास को पहले देखें, उसके बाद यह क्लास आपके लिए बेहद आसान होगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिएगा। तो हम लोग देखते हैं आगे कि इसमें अगला देखे थे लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। उसके बाद में दूसरा टॉपिक हम लोगों का कि मुख के बाद भोजन कहाँ प्रवेश करता है? अमाशय में। कहाँ प्रवेश करता है? अमाशय में। तो दूसरा टॉपिक देखेंगे हम लोग अमाशय। उसके बाद में भोजन कहाँ प्रवेश करता है? अमाशय के बाद। अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। कहाँ? छोटी आंत में। तो हम लोग तीसरा टॉपिक देखेंगे छोटी आंत और चौथा टॉपिक देखेंगे। तीसरा टॉपिक के बाद चौथा टॉपिक होगा छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ प्रवेश करता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत। उसके बाद हम लोग देखेंगे बड़ी आंत के बारे में। 5वां टॉपिक हम लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियाँ क्या होता है? तो जैसे देखिए यहाँ पित्ताशय और यहाँ क्या है? अग्नाशय। तो ये क्या करता है? कुछ रस का स्रावन करता है जो भोजन में मिलकर उसे पचाने में, छोटे छोटे अंगों में तोड़ने में काफ़ी मदद करता है। तो उस लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि किस रस का सेवन करता है और भोजन को पचाने में कैसे मदद करता है। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में ये मुख के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है अमाशय। किसके बारे में पढ़ेंगे? अमाशय के बारे में। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आज का टॉपिक है अमाशय। अमाशय के बारे में हम लोग एक एक चीज़ को देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तो अमाशय, जिसको इंग्लिश में स्टोमक कहा जाता है,
क्रामक, ठीक है, जिसको पेट के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग देखे थे कि भोजन मुख में प्रवेश करने के बाद वह लार में मिल जाता है, लार उसमें मिल जाता है, जिसके कारण भोजन गीला हो जाता है और भोजन नीचे ग्रास नली से होते हुए कहाँ प्रवेश करता है, अमाशय में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है, अमाशय में। तो भोजन आखिर भोजन मुख में प्रवेश करने के बाद यह ग्रास नली से होकर कैसे यह अमाशय में पहुँचता है, इसे कोई लेकर आता है या किस प्रक्रिया द्वारा यह अमाशय में पहुँचता है, ये देखेंगे। तो भोजन मुख के बाद ग्रास नली में क्रमकुंचन गति के कारण भोजन अमाशय में पहुँचता है। किस गति के कारण, क्रमकुंचन गति के कारण। क्रमकुंचन गति क्या होता है, तो देखिए जैसे कोई भी नली जिसमें सिकुड़ना फूलना का गति हो उसे क्या कहते हैं, क्रमकुंचन गति। जो एक क्रम में हो उस क्या कहते हैं, क्रमकुंचन गति कहते हैं। जैसे श्वास नली में कौन सा गति होता है, क्रमकुंचन गति। क्रमकुंचन गति कैसा होता है, तो देखिए जैसे श्वास नली है तो ऐसे ऐसे गति करता है, ऐसे ऐसे गति करता है, इसी को क्या कहते हैं, क्रमकुंचन गति। क्रमकुंचन गति जिसके कारण भोजन कभी ऊपर थोड़ा जाता है, थोड़ा नीचे आता है। वैसे ही भोजन सरकते हुए कहाँ आता है, अमाशय में आता है। भोजन कहाँ आता है, अमाशय में आता है। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन होगा कि भोजन अमाशय में किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। तो किस गति द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा, तो क्रमकुंचन गति के द्वारा। किस गति के द्वारा, क्रमकुंचन गति के द्वारा। ठीक है। अगला है कि अमाशय के दीवार पर कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है। क्या पाया जाता है, कुछ ग्रंथियाँ। अमाशय के दीवार पर कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है जिसको जठर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, जठर ग्रंथि के नाम से। इसको किस नाम से जाना जाता है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि ये क्या करता है, तो यह जठर रस का स्रावन करता है। किसका स्रावन करता है, जठर रस का। जठर रस क्या करता है, भोजन में मिल जाता है। देखें हम लोग कि भोजन मुख से ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ आता है, अमाशय में क्या आता है, भोजन आता है। यहाँ पे भोजन आ गया। तो ये क्या होगा, जठर ग्रंथि कुछ रस का स्रावन करती है जिससे जठर रस के नाम से जाना जाता है। वह क्या करता है, वह जठर ग्रंथि क्या करता है, जठर रस का स्रावन करता है, जो भोजन में मिलकर उसे पचने में या छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने में मदद करता है। क्योंकि हम लोग देखे थे कि पोषण वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि भोजन या तो वह कार्बोहाइड्रेट होता है, हमारे लिए वह भले चावल हो या दाल हो या सब्जी हो या दूध हो या मांस मछली हो, लेकिन हमारे शरीर के लिए क्या है, या तो वह प्रोटीन है, या तो वह वसा है, या तो वह कार्बोहाइड्रेट है, या खनिज लवण या जल है। जैसे हम लोग भोजन के रूप में अगर दाल लिए तो हम दाल लिए, लेकिन हमारे शरीर के लिए वो क्या है, प्रोटीन है। हमारे शरीर के लिए क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में जैसे ही प्रवेश करता है तो प्रोटीन को कौन सा एंजाइम उसमें मिलकर उसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने में मदद करेगा। यह कार्य कौन करता है, जठर ग्रंथि जो जठर रस का स्रावन करता है, यह भोजन में मिलकर प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। तो हम लोग एक एक चीज़ को देखेंगे कि कौन सा रस किसका पाचन करता है और कैसे उसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने में मदद करता है। तो हम लोग देखें कि अमाशय के दीवार पर छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती है जिससे जठर ग्रंथि कहा जाता है। यह किसका स्रावन करती है, जठर रस का स्रावन करती है। किसका, जठर रस का। दूसरा हम लोग देख चुके कि जठर रस का कौन स्रावन करती है, जठर ग्रंथि। किसका स्रावन करती है, जठर रस का। यह क्या करता है, भोजन को पचने में मदद करता है। अब अगला हम लोग देखेंगे कि जठर रस एक वयस्क मनुष्य में जठर रस कितना श्रावण होता है, उसकी कितनी मात्रा में वह श्रावण होता है। तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन जठर रस का श्रावण होता है। किसका, जठर रस का श्रावण एक स्वस्थ मनुष्य में 1.5 से 2 लीटर जठर रस का श्रावण होता है। 1.5 से 2 लीटर जठर रस का श्रावण होता है। किस ग्रंथि से, तो जठर ग्रंथि से। किसका श्रावण होता है, जठर रस का। कितना होता है, एक दिन में कितना जठर रस का श्रावण होता है, तो 1.5 से 2 लीटर। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ साइंस का प्रश्न पूछा जाता है, बार बार ऐसे प्रश्न को रिपीट किया जाता है। तो आप एक एक चीज़ को समझते चलिए, उसके बाद में हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर भी देखेंगे। और आप चाहे तो उसका नोट्स बनाते चलिएगा। यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और नहीं तो इसका PDF मधुरम एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, वहां से जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम लोग देख लिए कि जठर ग्रंथि किसका श्रावण करता है, जठर रस का। एक वयस्क मनुष्य में कितना जठर रस प्रतिदिन बनता है, तो 1.5 से 2 लीटर। अब देखेंगे
कि जठर रस किस किस चीज़ का मिलकर बना होता है। जठर रस में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो जठर रस में मुख्यतः 3 एंजाइम पाया जाता है। कौन कौन? जठर रस में मुख्यतः 3 एंजाइम पाया जाता है। इसको थोड़ा हम मिटाते हैं। हम लोग अभी एक एक चीज़ को देखेंगे। जठर रस में जठर रस किस किस का मिलकर बना होता है। जठर रस में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो जठर रस में 3 एंजाइम पाया जाता है। कितने एंजाइम? 3 एंजाइम। देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। तो जठर रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहला एंजाइम का नाम है, सबसे पहला पाया जाता है HCl अम्ल। दूसरा होता है पेप्सिन। और तीसरा होता है रेनिन। तीसरा होता है रेनिन। तो जठर रस किस किस का मिलकर बना होता है। तो HCl अम्ल का, पेप्सिन का और रेनिन का। तो अब देखेंगे कि HCl अम्ल उसमें क्या कार्य करता है, HCl अम्ल की भूमिका क्या है। उसके बाद देखेंगे कि पेप्सिन क्या कार्य करता है, पेप्सिन का स्रावन इसमें होता है, तो पेप्सिन का आखिर कार्य क्या है। उसके बाद देखेंगे कि रेनिन का स्रावन होता है, तो रेनिन का कार्य क्या है। तो सबसे पहले HCl अम्ल सबसे मजबूत अम्ल है, सबसे मजबूत अम्ल। अब मजबूत अम्ल है तो ये हमारे शरीर में क्या करता है। तो यह HCl अम्ल कहाँ रहता है, अमाशय में। HCl अम्ल अमाशय में कौन स्रावन करता है, जठर ग्रंथि। किसका स्रावन करता है, HCl अम्ल का, जठर रस का। जठर रस में पाया जाता है HCl अम्ल, पेप्सिन और रेनिन। तो HCl अम्ल हमारे शरीर में रहता है और यह क्या करता है, भोजन के साथ आए कीटाणुओं को मार देता है। HCl अम्ल इतना मजबूत होता है कि यह अगर हमारे शरीर पर या कपड़ा पर गिर जाए तो क्या कर सकता है, त्वचा को जला सकता है या कपड़ा को जला सकता है। तो अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि सर त्वचा को वह जला सकता है तो हमारे शरीर के अंदर वह कैसे अम्ल रह सकता है और हमारा कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो उसके लिए अमाशय के एक दीवार पर पाया जाता है म्यूकस की झिल्ली, जो चारों तरफ से, अमाशय के चारों तरफ से म्यूकस की झिल्ली पाई जाती है। उसी के अंदर कौन सा अम्ल रहता है, HCl अम्ल। तो अमाशय को HCl अम्ल से कौन सुरक्षा प्रदान करता है, तो म्यूकस की झिल्ली। यह क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि HCl अम्ल से अमाशय की रक्षा कौन करता है। तो कौन करता है, म्यूकस की झिल्ली रहती है जो बीच में अमाशय HCl अम्ल को रखती है। अब क्या होता है कि H पाइलोरी नामक जीवाणु, इसका पूरा नाम होता है हेलिकोबैक्टर पाइरोली। जीवाणु भोजन के साथ अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वह म्यूकस को क्या करने लगता है, खाने लगता है। अब बताइए कि म्यूकस तो ही हमारे शरीर की रक्षा HCl अम्ल से कर रही थी, अब म्यूकस को क्या करता है, खाने लगता है। जब वह म्यूकस को खा जाता है तो HCl अम्ल शरीर के संपर्क में आने के कारण वहाँ की त्वचा को जला देता है। जब HCl अम्ल अमाशय के त्वचा को जला देता है तो वहाँ पे एक घाव उत्पन्न हो जाता है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, पेप्टिक अल्सर के नाम से जाना जाता है। तो पेप्टिक अल्सर के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर की लक्षण क्या है, उसमें उसका उपाय क्या है, उससे कैसे बच सकते हैं। अगर आप में भी वह लक्षण है तो आप डॉक्टर से जाकर जरूर जांच करवाएं और डॉक्टर का संपर्क करें। तो पेप्टिक अल्सर वाला एक वीडियो डिटेल्स में अपलोड कर दिया गया है, जो जाकर आप पीछे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में ही देखेंगे कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। तो HCl अम्ल अमाशय के त्वचा को जला देता है, जिससे कारण अमाशय में घाव हो जाता है, अमाशय के त्वचा पर घाव हो जाता है, उसी को पेप्टिक अल्सर के नाम से जाना जाता है। इसका लक्षण क्या होता है, तो इसका लक्षण होता है छाती और पेट के नाभि के बीच में तेज चुभन वाला दर्द होना, मल के साथ खून और उल्टी के साथ खून आना, और क्या होता है, खाना खाने के बाद या खाली पेट रहने पर हमेशा एसिडिटी बना रहना। यह सब क्या है, पेप्टिक अल्सर का लक्षण है। तो हम लोग पिछले वीडियो में पेप्टिक अल्सर के बारे में एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें पूरा डिटेल से बताया गया है, उसका लक्षण, उपाय और उसका उपचार भी बताया गया है। तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि HCl अम्ल का दूसरा कार्य क्या है। तो HCl अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे कारण भोजन अम्लीय माध्यम प्रदान करने के कारण भोजन पचने में आसानी होता है। दूसरा देखेंगे पेप्सिन का क्या कार्य है। तो पेप्सिन बताए हैं कि हम अगर भोजन में प्रोटीन को लेते हैं तो उसे कुछ एंजाइम उसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। तो पेप्सिन का क्या कार्य है, पेप्सिन प्रोटीन हिंदी में लिख देते हैं,
प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। पेप्टोन क्या है? तो जैसे प्रोटीन बड़े बड़े अणुओं से मिलकर बना होता है, प्रोटीन के छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देना ही क्या कहलाता है? पेप्टोन कहलाता है। छोटे छोटे अणु में टूट जाता है जिसको पेप्टोन कहता है, पेप्टोन कहा जाता है। तो पेप्टोन को कौन, प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदल देता है? पेप्सिन। तो पेप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देना। वैसे ही रेनिन का क्या कार्य है? तो रेनिन केसिन को पैराकेसिन में बदल देता है, रेनिन केसिन को पैराकेसिन में बदल देता है। अब केसिन क्या होता है? तो दूध का रंग जो आप सफ़ेद देखते हो किसके कारण होता है? पेप्सिन के कारण होता है। दूध का रंग जो सफ़ेद आप देखते हैं, जो दूध का रंग सफ़ेद आप देखते हो किसके कारण होता है? केसिन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? केसिन प्रोटीन के कारण होता है। वैसे ही आप देखेंगे कि दूध का रंग पीला भी होता है तो किसके कारण होता है? केराटिन प्रोटीन के कारण। किसके कारण? केराटिन प्रोटीन के कारण। तो गाय का दूध का रंग हल्का पीला दिखाई देता है आपको, या घी का रंग पीला दिखाई देता है किसके? केराटिन प्रोटीन के उपस्थिति के कारण। तो गाय के दूध में केराटिन प्रोटीन अधिक होती है जिसके कारण गाय के दूध थोड़ा ज़्यादा पीला दिखाई देता है। तो केसिन क्या है? दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन। तो अगर कोई व्यक्ति भोजन के रूप में दूध को ग्रहण करता है तो क्या ग्रहण करता है? केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन। तो रेनिन क्या करता है? केसिन को पैराकेसिन में बदल देता है। किसमें? केसिन को पैराकेसिन में बदल देता है। कौन? रेनिन। या रेनिन छोटे बच्चों में अधिक, रेनिन की स्रावन छोटे बच्चा में अधिक होता है क्योंकि वह भोजन के रूप में दूध का अधिक से अधिक सेवन करता है, जिससे कारण रेनिन का सबसे अधिक मात्रा में सेवन किस में होता है? तो छोटे बच्चों में होता है। अब आइए एक एक चीज़ को हम लोग नोट करते हैं, ठीक है? आप चाहे तो हमारे साथ नोट करते चलिए, साइंस के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। यहाँ से पढ़ने के बाद आपका साइंस में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ बेसिक से एडवांस लेवल तक की पढ़ाया जाता है। एडवांस लेवल तक ट्रिक, कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो आइए यहाँ से एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिए, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भोजन, सबसे पहले देखे थे कि भोजन अमाशय में किस गति के कारण प्रवेश करता है। तो बताया है कि भोजन अमाशय में किस गति के कारण प्रवेश करता है? तो ग्रास नली में क्रमाकुंचन गति होने के कारण भोजन कहाँ प्रवेश करता है? अमाशय में। तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा क्रमाकुंचन गति द्वारा, क्रमाकुंचन गति द्वारा। अगला हम लोग देखे हैं कि भोजन अमाशय में भोजन किस गति द्वारा पहुंचता है? तो क्रमाकुंचन गति द्वारा। अगला प्रश्न नोट करेंगे कि अमाशय का आकार कैसा होता है? अमाशय का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर के आकार के बराबर होता है? तो अमाशय का आकार आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा। कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा दिखाई दे रहा है। तो किसके आकार का है? जे के आकार का है। कैसा है? जे के आकार का। तो यहाँ से अगला प्रश्न नोट करेंगे कि अमाशय का आकार किसके आकार के जैसा होता है? दूसरा प्रश्न नोट करेंगे, अमाशय का आकार कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जे के आकार का, जे के आकार का, जे आकार का, जे के आकार का। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखें, एक एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। तो मेरा यह दावा है, यह क्लास देखने के बाद मेरा यह दावा है कि आप साइंस के किसी भी एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख ले, आपको पाचन संबंधी चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आप सभी प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो आप क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिए हमारे साथ। चाहे तो आप इसका PDF मधुरम एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर लिंक से नहीं खुलता है तो आप सर्च करके भी खोलकर वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें हम लोग, अगला देखे हैं तीसरा प्रश्न कि अमाशय की दीवार पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? अमाशय की दीवार पर
कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो अभी हम लोग देखे हैं अमाशय दीवार पर कौन सा ग्रंथि पाई जाती है चारों तरफ? जठर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? जठर ग्रंथि, जो किसका श्रवण करती है? जठर रस का। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। अगला प्रश्न देखें हम लोग कि जठर रस जठर रस जठर रस जठर रस जठर रस कितनी मात्रा में जठर रस का श्रावण प्रतिदिन जठर रस का श्रावण प्रतिदिन कितना होता है? प्रतिदिन कितना होता है? तो अभी बताए हैं कि एक वयस्क मनुष्य में कितना होता है। अभी बताए हैं कि एक वयस्क मनुष्य में जठर रस का श्रावण प्रतिदिन कितना होता है? 1.5 से 2 लीटर। 1.5 से 2 लीटर। यह क्या करता है? तो भोजन को पचाने में मदद करता है। तो यहाँ आंसर इसका हो जाएगा 1.5 से 1.5 से 2 लीटर। 2 लीटर। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस का पीएच मान। अगला प्रश्न है जठर रस का पीएच मान। तो जठर रस का पीएच मान होता है 1.5 से 2.5। अब ये क्या होता है पीएच मान? तो पीएच मान केमिस्ट्री में हम लोग अम्ल क्षार वाले चैप्टर में देखेंगे कि पीएच मान क्या होता है। तो एक होता है पीएच स्केल। जैसे स्केल हम लोग का होता है ना, मैथमेटिक्स में स्केल का प्रयोग करते हैं ना, वैसे ही किसी भी विलयन की क्षारीयता या अम्लीयता ज्ञात करने के लिए एक स्केल होता है जिसका खोज पीएच सोरेनसन ने किया था। ये अम्ल और क्षार वाले चैप्टर में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, जिसमें 0 से 14 तक की संख्या अंकित होती है। तो इधर 0 से 14 तक की संख्या अंकित होती है, बीच में होता है 7। 7 से इधर आने पर ये सब अम्लीय है। ये सब क्या है? 0 से 7 तक के बीच में अगर कोई भी विलयन का पीएच मान है तो वह क्या है? अम्लीय है। अम्लीय क्या होता है? तो स्वाद में खट्टा होगा। और 7 से 14 के बीच में कोई भी अगर संख्या है जिसका कोई भी विलयन जिसका पीएच मान 7 से 14 के बीच में है, 8 से 14, तो क्या होगा? क्षारीय। क्षारीय क्या होता है? तो स्वाद में कड़वा होगा, जैसे साबुन। और 7 जिसका पीएच मान होता है वह उदासीन होता है। तो बताइए कि 1.5 से 2.5 किसके बीच में है? 0 से 7 के। तो इस विलयन कैसा होगा? जठर रस कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगला हम लोग देखेंगे कि जठर रस, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे कि जठर रस किस ग्रंथि से स्रावित होता है? किस ग्रंथि से स्रावित कहने का मतलब निकलता है, स्रावित होता है। तो जठर रस अभी बताए हैं कि अमाशय के दीवार पर छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती है चारों तरफ, जिसे जठर ग्रंथि कहा जाता है। उसी से किसका निर्माण होता है? जठर रस का निर्माण होता है। जठर रस का। तो किससे निकलता है? जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि से। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जठर रस, अभी बता चुके हैं कि जठर रस किस किस चीज़ का मिलकर बना होता है। जठर रस का संगठन देखेंगे। जठर रस का संगठन। अब संगठन क्या होता है? अभी बताए हैं कि जठर रस किस किस चीज़ का मिलकर बना होता है। तो जठर रस का संगठन कहने का मतलब कि जठर रस किस किस चीज़ का मिलकर बना होता है? संगठन। जैसे एक पूरा को हम लोग क्या कह देते हैं? परिवार। पूरा को क्या कहते हैं? परिवार। देखिए जैसे इसमें माता है, पिता है, दादा है, दादी है, भाई है, बहन है। तो इस सबको मिलाकर हम लोग क्या कह देते हैं? परिवार। वैसे ही परिवार किस किस चीज़ का मिलकर बना होता है? तो दादा, दादी, माता, पिता, भाई, बहन। वैसे ही जठर रस किस किस का मिलकर बना होता है? तो जठर रस अभी बताए हैं कि 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन? एक में देखें हम लोग HCl अम्ल। दूसरा है पेप्सिन। और तीसरा देखे थे रेनिन। तो जठर रस लिखेंगे कि जठर रस
जठरस, जठरस का संघटन, तो उसका आंसर होगा जठरस किसका बना होता है। अगला प्रश्न लिखेंगे जठरस, जठरस किसका बना होता है, किसका बना होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा, आंसर में लिखेंगे HCl अम्ल, HCl अम्ल कॉमा पेप्सिन, पेप्सिन कॉमा रेनिन का, रेनिन का। जठरस किसका किसका मिलकर बना होता है, तो HCl अम्ल, पेप्सिन और रेनिन का, 3 चीज़ से मिलकर बना होता है जठरस। वह अगला देखेंगे कि HCl अम्ल, अब लिखेंगे HCl अम्ल। 7वां प्रश्न है HCl अम्ल, HCl अम्ल, HCl अम्ल का कार्य। HCl अम्ल का क्या कार्य था, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान कर रहा था और भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट कर रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन को, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना, अम्लीय माध्यम, माध्यम, अम्लीय माध्यम प्रदान करना, प्रदान करना। और दूसरा हो जाएगा, एक में हो जाएगा भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना और दूसरा हो जाएगा भोजन के आए साथ भोजन के, भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करना, जीवाणु को, भोजन के साथ, जीवाणु से बेहतर हो गए यहाँ कीटाणु लिख लीजिए, क्या, कीटाणु लिख लीजिए। भोजन के आए, भोजन के साथ आए कीटाणुओं को नष्ट करता है, नष्ट करता है, नष्ट करता है। तो HCl अम्ल का 2 कार्य क्या है, तो HCl अम्ल का पहला कार्य है कि भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम क्यों प्रदान करता है, कि भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करने के कारण भोजन पचने में छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए काफ़ी मजबूर हो जाता है, जिसके कारण भोजन का आसानी से पाचन हो सके। उसके बाद में उसका दूसरा कार्य है कि भोजन को, भोजन के साथ अगर भोजन करते हैं तो उसके साथ अगर कोई कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो HCl अम्ल उसको क्या करता है, मार देता है। और अगला देखेंगे हम लोग पेप्सिन का कार्य, किसका, पेप्सिन का। तो अगला यहाँ से नोट करेंगे 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न कि पेप्सिन का कार्य, पेप्सिन का कार्य, पेप्सिन का कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा पेप्सिन प्रोटीन को, प्रोटीन, प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टोन में, पेप्टोन में। यहाँ दे दीजिएगा, ऊपर तीर के ऊपर दे दीजिएगा पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। यहाँ ऐसे बना लीजिएगा कि पेप्सिन का कार्य, पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि रेनिन का क्या कार्य है, रेनिन का क्या कार्य है। इसको मिटाते हैं। तो रेनिन का कार्य हम लोग देख चुके हैं कि रेनिन का क्या कार्य है। तो रेनिन का अगला प्रश्न लिखेंगे 9वां प्रश्न, रेनिन का, चाहे तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, रेनिन का क्या कार्य है, क्या कार्य है। तो देखें हैं रेनिन का कार्य क्या है, केसिन को, केसिन को, केसिन को पैरा केसिन में बदलना, पैरा केसिन में। देखें हैं कि रेनिन, रेनिन का क्या कार्य है, तो रेनिन कार्य करता है केसिन को पैरा केसिन में बदलता है, रेनिन केसिन को पैरा केसिन में बदलता है, ठीक है। अब देखिए, देख लिए एक एक चीज़ को कि HCl अम्ल का क्या कार्य है, पेप्सिन का क्या कार्य है और रेनिन का क्या कार्य है। अब हम लोग देख लेते हैं एक और टॉपिक, और एक और टॉपिक देखे हैं कि अल्सर, 10वां लिखेंगे क्वेश्चन कि अल्सर, अल्सर किस बैक्टीरिया का कारण होता है, अल्सर किस बैक्टीरिया के कारण होता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में जीवाणु कहा जाता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा, अभी बताएं, एच पायरोली, एच पायरोली, एच पायरोली नामक बैक्टीरिया से, नामक
बैक्टीरिया से। एच पायरोली का पूरा नाम होता है हेलिको आप चाहे तो पूरा नाम लिख सकते हैं हेलिकोबैक्टीरिया हेलिकोबैक्टीरिया पायरोली ठीक है। एच पायरोली का पूरा नाम होता है हेलिकोबैक्टीरिया पायरोली, ठीक है। अब अगला हम लोग देखेंगे, अगला देखे थे कि एसीएल अम्ल से अमाशय की रक्षा कौन करता था? तो म्यूकस करता था। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, इसको पहले उतार ले, इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं एक एक चीज को। अगला 11 नंबर प्रश्न नोट कीजिएगा, 11 नंबर कि HCl अम्ल से शरीर की रक्षा कौन करता है? शरीर की रक्षा करता है या कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी बताएं कि HCl अम्ल अमाशय के दीवार के चारों तरफ कौन सा किसकी झिल्ली पाई जाती है? म्यूकस की झिल्ली। किसकी? म्यूकस की झिल्ली, जो HCl अम्ल को शरीर को HCl अम्ल के संपर्क में आने से रोकती है। तो आंसर इसका हो जाएगा म्यूकस की झिल्ली, म्यूकस की झिल्ली। कहीं म्यूकस मेम्ब्रेन दिया रहता है, मेम्ब्रेन जिसको हिंदी में झिल्ली कहा जाता है। तो आप मेम्ब्रेन भी देखें तो वहाँ पे वही उसका आंसर होगा। अब आगे हम लोग बातचीत करेंगे कि भोजन अमाशय में पहुँचने के बाद देख लिए कि इसमें कौन कौन सा एंजाइम का स्रावन होता है, भोजन में वह एंजाइम मिलकर उसे पचने में मदद करता है। अब देखेंगे कि भोजन एक ऐसा लास्ट स्थान है जिसके बाद भोजन को वापस नहीं लाया जा सकता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति जहर खाता है तो क्या करता है? जहर खाता है तो भोजन अगर अमाशय में है तब तक डॉक्टर उसे वापस लाकर उसे बचा सकता है। जैसे ही भोजन अमाशय से नीचे उतरता है तो डॉक्टर उसे वापस नहीं ला सकता है। अगर छोटी आंत में भोजन उतर गया तो डॉक्टर उसे वापस नहीं ला सकता है, भोजन को वापस लाना असंभव है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जहर खाता है तो जब तक उसका प्रभाव अमाशय में रहता है तब तक वह उसकी जान बचने की संभावना अधिक रहती है। जैसे ही वो भोजन छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है तो भोजन वापस नहीं लाया जा सकता है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखते हैं छोटी आंत के बारे में। किसके बारे में? छोटी आंत के बारे में। हम लोग देख लिए अभी अमाशय के बारे में, मुख के बारे में पिछले क्लास में देख लिए हैं, अमाशय के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखेंगे छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत में भोजन प्रवेश करता है तो छोटी आंत में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है? छोटी आंत में कौन कौन सी एंजाइम का स्रावन होता है? छोटी आंत में भोजन कैसे पचता है? उसके बाद में यह लास्ट स्थान है छोटी आंत जहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है। उसके बाद में भोजन का पाचन कहीं नहीं होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है क्योंकि उसमें कोई भी एंजाइम का स्रावन नहीं होता है और बड़ी आंत में जल का केवल अवशोषण होता है। उसके बाद में भोजन मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं छोटी आंत के बारे में। किसके? छोटी आंत के बारे में। तो सबसे पहले छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहा जाता है और बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है, और बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है। आप कहेंगे कि सर देखने में तो वह छोटी आंत सबसे लंबी दिखाई दे रहा है, लेकिन आप छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कर रहे हैं और बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कह रहे हैं? यह देखने में इसका लंबाई छोटा है फिर भी इसको आप बड़ी आंत कह रहे हैं, और इसका लंबाई अधिक है इसको फिर भी आप इसको छोटी आंत कह रहे हैं। तो यहाँ समझिए छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 8 मीटर, 6 से 8 मीटर। जबकि बड़ी आंत की लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर। कितनी होती है? 1 से 1.5 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इसकी लंबाई लगभग होती है, ठीक है। मान लीजिए कि 1.5 मीटर लगभग होती है। अब देखिए यह लंबाई में छोटा है लेकिन इसको फिर भी बड़ी आंत क्यों कहा जाता है? इसकी व्यास अधिक होने के कारण। व्यास क्या होता है? जैसे क्या है? पाइप है, ये एक पाइप है और एक ये पाइप है, तो बताइए इसमें व्यास किसका अधिक है? मोटा कौन अधिक है? तो नीचे वाला पाइप। तो इस व्यास अधिक होने के कारण, मोटाई अधिक होने के कारण इसको बड़ी आंत कहा जाता है। जबकि इसकी मोटाई कम होने के कारण देखिए कितना पतला है, इसका व्यास क्या है? बहुत सा छोटा है, और इसका व्यास क्या है? बहुत बड़ा है। इसका व्यास क्या है? इसकी अपेक्षा बड़ा है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है। जबकि छोटी आंत की व्यास कम होने के कारण, छोटी आंत की नली की व्यास कम होने के कारण उसको छोटी आंत कहा जाता है, और बड़ी आंत की नली की व्यास अधिक होने के कारण उसे बड़ी आंत कहा जाता है।
बाकी अगर आप देख चुके हैं कि अगर लंबाई में पूछे लंबाई के आधार पर, तो लंबाई के आधार पर छोटी हाथ की लंबाई अधिक होती है। छोटी हाथ की लंबाई कितनी होती है? 6 से 8 मीटर। और बड़ी हाथ की लंबाई कितनी होती है? तो 1 से 1.5 मीटर। तो हम लोग ये देख लिए कि छोटी हाथ को छोटी हाथ क्यों कहा जाता है और बड़ी हाथ को बड़ी हाथ क्यों कहा जाता है। बड़ी हाथ को बड़ी हाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी व्यास अधिक होता है, जबकि छोटी हाथ की व्यास कम होने के कारण इसे छोटी हाथ कहा जाता है। अब देखेंगे कि छोटी हाथ में भोजन का पाचन कैसे होता है। छोटी हाथ में भोजन का पाचन कैसे होता है, तो सबसे पहले यहाँ नोट कीजिएगा पहला प्रश्न, छोटी हाथ से जुड़ी पहला प्रश्न कि छोटी हाथ की लंबाई, छोटी हाथ की, एक एक चीज़ को नोट करते चलिए। छोटी हाथ की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी हाथ की लंबाई कितनी होती है अभी हम लोग देखें कितनी होती है। तो छोटी हाथ की लंबाई कितनी होती है अभी देखें 6 से 8 मीटर। 6 से 8 मीटर। अब अगला देखेंगे हम लोग, अगला देखेंगे 2 नंबर कि छोटी हाथ में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो छोटी हाथ में बिल्ली नामक अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है। अंगुली नुमा, जैसे अंगुली है वैसे अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको बिल्ली के नाम से जाना जाते हैं, जिसको बिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसमें अंगुली नुमा इसके दीवार पर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है दोनों तरफ, जिसको बिल्ली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बिल्ली के नाम से, जो भोजन का पाचन करता है। भोजन का पाचन कैसे करता है तो समझिए यहाँ पे, जैसे क्या है छोटी हाथ है तो इसमें अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है दोनों तरफ, जिससे क्या होता है भोजन का अवशोषण होता है। छोटी हाथ में पचे भोजन का अवशोषण कौन करता है? बिल्ली। क्या करता है? जैसे मान लीजिए कि भोजन का टुकड़ा है, तो भोजन का टुकड़ा इधर से जा रहा है, तो बिल्ली क्या करता है? अपने में उसको फंसा कर, उसको वहाँ पे रोक कर उसका अवशोषण करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि छोटी हाथ में पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है। तो छोटी हाथ में पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है? बिल्ली। कौन करता है? बिल्ली। इसको हिंदी में भी बिल्ली कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि छोटी हाथ में या ऐसे प्रश्न लिखिएगा कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है, ऐसे लिखिए, अच्छा रहेगा। छोटी हाथ में पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है? भोजन का अवशोषण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटे हाथ में पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है? तो बिल्ली। अब चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, LLI। अब तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि छोटी हाथ की क्षेत्रफल को कौन बढ़ाता है। छोटी हाथ की क्षेत्रफल को कौन बढ़ाता है? इसे मोटा पतला कौन कर सकता है? भोजन के आकार के रूप में उसकी आकृति को कौन ढाल सकता है? तो बिल्ली। तो अगला प्रश्न लिखेंगे छोटी हाथ की क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न लिखेंगे छोटी हाथ के क्षेत्रफल को कौन बढ़ा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्ली। क्या हो जाएगा? बिल्ली। छोटी हाथ के क्षेत्रफल को चाहे तो कम और ज़्यादा कर सकता है। कौन? बिल्ली। कौन कर सकता है? बिल्ली। बिल्ली की संरचना कैसी होती है? तो अंगुली नुमा। अगला प्रश्न लिखेंगे, चौथा प्रश्न, बिल्ली, इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में लिखिए। बिल्ली की संरचना मतलब आकार कैसा होता है? कैसी होती है? तो अभी बताएं कि बिल्ली की संरचना कैसी होती है। बिल्ली किस आकार का होता है? तो यह अंगुली नुमा आकार का होता है। अंगुली नुमा आकार का। तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुली नुमा। अगला देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न, अगला चीज़ देखेंगे, अगला कंसेप्ट को समझिए कि छोटी हाथ की लंबाई शाकाहारी में अधिक होती है। छोटी हाथ की लंबाई शाकाहारी में अधिक होती है। मांसाहारी में छोटी हाथ की लंबाई कम होती है। मांसाहारी में छोटी हाथ की लंबाई कम होती है। जैसे अगर हम शेर और खरगोश का तुलना करें तो खरगोश की आकार छोटा होने के बाद भी उसकी छोटी हाथ की लंबाई शेर की तुलना में अधिक है। क्यों?
क्योंकि खरगोश क्या होता है, शाकाहारी होता है। शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई अधिक क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसके पीछे कारण को समझिए। छोटी आंत में क्या होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। देखिए जैसे समझिए, भोजन का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है, मुख में। मुख से ही आंशिक पाचन उसका शुरू हो जाता है। उसके बाद में भोजन पचने के बाद कहाँ प्रवेश करता है, अमाशय में। अमाशय में भी कुछ भोजन का पाचन होता है। उसके बाद में भोजन कहाँ प्रवेश करता है, छोटी आंत में। यह लास्ट स्थान है जहाँ भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाने के बाद अगर भोजन का कुछ भाग बच जाए तो अमल के रूप में बड़ी आंत से होते हुए बाहर निकल जाती है, क्योंकि बड़ी आंत में भोजन का पाचन होती नहीं है। तो शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई इसलिए बड़ी होती है क्योंकि अंतिम रूप से भोजन का पाचन कहाँ, सबसे पूर्ण रूप से भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। तो शाकाहारी द्वारा खाए गए घास या शाकाहारी द्वारा लिए गए भोजन के रूप में घास को पचाने में काफ़ी अधिक समय की आवश्यकता होती है, जिसके कारण उसमें छोटी आंत की काफ़ी अधिक, उसको शाकाहारी को भोजन को पचाने में काफ़ी कठिनाई होती है, काफ़ी अधिक कठिनाई होती है। उसके छोटे छोटे अंगों में तुरने या पचाने में काफ़ी कठिनाई होती है, जिसके कारण छोटी आंत की लंबाई उसमें अधिक होती है, ताकि वह भोजन धीरे धीरे छोटी आंत में प्रवेश करे और धीरे धीरे उसका पाचन होते हुए वह कहाँ जाए, बड़ी आंत में जाए। तो छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी में क्या होता है, अधिक होता है। जबकि मांसाहारी में, शाकाहारी की तुलना में मांसाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई क्या होता है, कम होता है। जैसे अगर खरगोश की तुलना शेर से किया जाए तो शेर की छोटी आंत की लंबाई खरगोश की तुलना में काफ़ी कम होती है, जबकि शेर की आकार खरगोश के आकार से बड़ा है। तो हम लोग जान गए कि मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई कम होती है, क्योंकि मांसाहारी को भोजन पचाने में काफ़ी कठिनाई नहीं होती है, लेकिन शाकाहारी को सेल्यूलोज पचाना होता है, जिसके कारण भोजन का पाचन जल्दी नहीं हो पाता है, इसलिए उसमें छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। तो यहाँ से अगला प्रश्न लिखिएगा कि शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी के अपेक्षा अधिक होती है। हम लोग देख लिए इसके पीछे कारण कि शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी की तुलना में अधिक क्यों होता है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अगला कंसेप्ट देखेंगे कि छोटी आंत की संरचना घुमावदार क्यों है। तो इसके पीछे कंसेप्ट को समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर दो पाइप लिए, इसको मिटा रहे हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतार सकते हैं। इसको हम मिटाएंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि छोटी आंत की संरचना घुमावदार क्यों होता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट को समझिए। छोटी आंत की संरचना घुमावदार क्यों होता है, टेढ़ा मेढ़ा क्यों होता है। तो जैसे हम दो पाइप लिए, एक पाइप सीधा पाइप ले लिए और एक पाइप ऐसे लिए, ठीक है। अब बताइए कि अगर इस पाइप में भी पानी को डाला जा रहा है, इस पाइप में भी पानी को डाला जा रहा है और इस पाइप में भी पानी को डाला जा रहा है, तो किस पाइप में पानी सबसे आसानी से गिर पाएगा। तो सबसे आसानी से किस पाइप में पानी गिर पाएगा, इस वाले पाइप में, क्योंकि यह सीधा है। लेकिन इस पाइप में पानी डालने पर धीरे धीरे वह आगे बढ़ेगा और इसे गिरने में काफ़ी समय लगेगा। तो इसलिए छोटी आंत की संरचना घुमावदार होती है, क्योंकि उसमें भोजन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े, जिसके कारण उसका पूर्ण रूप से पाचन हो सके। तो यहाँ से आशा करते हैं कि आपको इसके पीछे कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा कि छोटी आंत की संरचना घुमावदार क्यों होती है, ताकि भोजन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े, जिसके कारण भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो सके। तो अगला प्रश्न लिखिएगा, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत में कितने भाग होते हैं, छोटी आंत के भाग हम लोग देखेंगे कि जैसे हाथ में कितने भाग होते हैं, एक हाथ में यहाँ पे क्या होता है, कंधा, उसके बाद में केहूनी, उसके बाद में क्या होता है, हथेली। तो हाथ में कितने भाग होते हैं, 3 भाग। वैसे ही छोटी आंत में 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन, डेडुनम, जिसको हिंदी में कहते हैं डेडुनम,
इंग्लिश में भी डेडूनम कहा जाता है। दूसरा होता है जेजुनम, जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम, इलियम, जिसको हिंदी में भी इलियम कहते हैं, इंग्लिश में भी इसको डेडूनम, जेजुनम और इलियम कहते हैं। तो पूछेगा क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछता है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको उठा कर देखे तो यहाँ बार बार पूछता है कि डेडूनम, जेजुनम और इलियम कौन छोटी आंत की भाग है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा तीनों इसकी छोटी आंत की तीनों छोटी आंत की भाग है। बार बार प्रश्न को पूछता है, तो आपको याद रखना है कि छोटी आंत के कितने भाग हैं, 3, डेडूनम, जेजुनम और इलियम, डेडूनम, जेजुनम और इलियम। सबसे छोटी भाग होती है या सबसे छोटी भाग होती है इलियम। सबसे बड़ी भाग कौन होती है, डेडूनम। सबसे छोटी बड़ी भाग डेडूनम। अब आज आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि छोटी आंत में अब आगे हम लोग देखते हैं कि छोटी आंत में कौन कौन सा एंजाइम का स्रावन होता है जो भोजन को पचने में मदद करता है। तो एक एक चीज़ को देखते हैं, तो आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा। तो छोटी आंत में स्रावित होने वाले एंजाइम, अगला टॉपिक दीजिएगा, छोटी आंत द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम तो देखेंगे, जैसे हम लोग देखे हैं कि अमाशय में भी कुछ एंजाइम का स्रावन हो रहा था जिसे जठरस के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे कि इसमें किस एंजाइम का स्रावन होता है छोटी आंत में, जो भोजन को पचने में मदद करता है। तो इसमें मुख्यतः 5 एंजाइम का स्रावन होता है। इसमें सबसे पहला है इरेप्सिन, दूसरा है मल्टेज, तीसरा है सक्रेज, और चौथा है गलेक्टेज। चौथा क्या है, गलेक्टेज। और पांचवा है लिप्सिन, पांचवा है लाइपेज। कौन है, लाइपेज। तो हम लोग देखें कि छोटी आंत में कौन कौन सा एंजाइम का स्रावन होता है। तो मुख्यतः 5 एंजाइम का स्रावन होता है। जो पहला है इरेप्सिन, मल्टेज, सिक्रेज, गलेक्टोज और लिप्सिन, लाइपेज। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि मल्टेज, इरेप्सिन का क्या कार्य है, मल्टेज क्या कार्य करता है, या कैसे भोजन को पचाता है, किस भोजन को किस में बदलता है, किसको किस में बदलता है। इसके बाद में देखेंगे सक्रेज किसको किस में बदलता है। उसके बाद गलेक्टेज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में लाइपेज के बारे में बात करेंगे। तो इरेप्सिन पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। किसमें, इरेप्सिन, यहाँ से नोट करते चलिएगा, इरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टोन को यहाँ से लिखिए हिंदी में, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ये क्यों बदल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि वह भोजन को छोटे छोटे अणु में तोड़ रहा है, जिसके कारण भोजन का पाचन आसानी से हो सके। तो यह क्या करता है, इरेप्सिन पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पेप्टोन को यह पॉलीपेप्टाइड में नहीं होगा, सॉरी, एमिनो अम्ल में बदलता है। किसमें, एमिनो अम्ल में। हम लोग देखेंगे बाद में कि प्रोटीन एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल में। प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो वह होता है अमीनो अम्ल से। तो इरेप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। वैसे ही देखेंगे मल्टेज, ग्लूकोज को या मल्टेज क्या करता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदलता है।
अब देखिए ये क्या करता है माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है, छोटे छोटे अणु में तोड़ देता है जो ग्लूकोज और ग्लूकोज में होता है। वैसे ही सक्रोज क्या करता है, सक्रोज किसको किस में तोड़ता है, तो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। सक्रेज किसका कार्य क्या है, का कार्य, तो यह सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में तोड़ देता है, फ्रुक्टोज में बदल देता है। ठीक है, अगला देखें ग्लैक्टोज का क्या कार्य है, तो यह ग्लूकोज को या लैक्टोज को किस में बदल देता है, लैक्टेज को बदल देता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। ठीक है, वैसा ही लाइपेज का क्या कार्य है, तो यह वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, तो हम लोग एक एक चीज़ को देख लिए कि रिएक्शन का क्या कार्य है। पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है, प्रोटीन को या पेप्टोन को किस में, एमिनो एसिड में। वैसे ही माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदलता है। वैसे ही सेक्रोज का क्या कार्य है, तो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में तोड़ता है जिससे भोजन का आसानी से पाचन हो सके। उसके बाद में देख लिए कि गैलेक्टोज का क्या कार्य है, तो लैक्टोज को ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है। वैसे ही लाइपेज क्या करता है, तो भोजन के साथ आए वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है, किसमें, ग्लिसरॉल में। अब हम लोग एक एक चीज़ को अब चाहे तो यहाँ से उतारते चलिए। अब हम लोग बड़ी आंत के बारे में बातचीत करेंगे। छोटी आंत की यहाँ पे छोटी आंत समाप्त होता है। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, बड़ी आंत के बारे में। अब अगला है टॉपिक है बड़ी आंत। बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में सबसे पहला क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो बड़ी आंत की लंबाई बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर, कितना, 1.5 मीटर। छोटी आंत की 6 से 8 मीटर, बड़ी आंत की 1 से 1.5 मीटर। दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है, किसका अवशोषण होता है, अवशोषण। बताया है कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, तो किसका अवशोषण होता है, जल का। इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। इसमें क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई एंजाइम का स्राव नहीं होता है, जिसके कारण भोजन का पाचन नहीं होगा। जब तक एंजाइम का स्राव नहीं होगा तब तक वह भोजन को छोटे छोटे अणुओं में नहीं तोड़ेगा। तो छोटे छोटे अणुओं में जब तक वह नहीं तोड़ेगा तो वहाँ पर भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा। तो बड़ी आंत में कोई भी एंजाइम का स्राव नहीं होता है, जिसके कारण इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तीसरा। इसमें देखिएगा कि के कम जैसे देखे थे हम लोग, छोटी आंत में 3 भाग था, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। वैसे ही के कम उसके बाद में होता है सिकम, के कम उसके बाद में है इलियम करें, कोलन और तीसरा होता है के कम, कोलन और होता है यहाँ पे के कम, कोलन और होता है तीसरा होता है तीसरा प्रश्न नोट कीजिएगा। तीसरा प्रश्न कि के कम कोलन, जिसको कोलन भी कहा जाता है, और रेक्टम किसका भाग है, तो यह हो गया, इसका आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। जैसे हम लोग देखे थे कि छोटी आंत की 3 भाग था, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। वैसे ही बड़ी आंत की 3 भाग है, के कम, कोलन और रेक्टम। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि
के कम, इसमें से कौन बड़ी आंत की भाग नहीं है? एक ऑप्शन इसमें से दे रहा है, 3 पहले बताया उसमें से रहेगा, तो आपको यह तीनों याद होना चाहिए ताकि आप ऑप्शन को छांट सके। बड़ी आंत की किसका भाग है? तीनों बड़ी आंत की। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन नहीं होता है किसमें? बड़ी आंत में। अब ये हम बताए थे कि क्या है? अपेंडिक्स है। क्या है? अपेंडिक्स। बड़ी आंत से जुड़ी होती है जिसको असोसी अंग कहा जाता है। तो यहाँ से अगला प्रश्न लिखिएगा, अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स क्या है? तो यह है असोसी अंग। क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका असोसी अंग। असोसी अंग क्या होता है? तो वैसे अंग जब हम लोग जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ वैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत दिया था जिसका यह मानना है कि अगर हम कुछ अंगों से अगर कार्य नहीं करें या कुछ अंगों को कुछ दिन के लिए छोड़ दे, कुछ दिन नहीं बहुत दिन के लिए अगर छोड़ दे, उससे कोई कार्य नहीं ले, तो क्या होगा? धीरे धीरे वह अंग समाप्त हो जाता है, वह अंग हमें मनुष्य के शरीर से समाप्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है, जिसको अवशेषी अंग कहा जाता है। जैसे मनुष्य में आदि मानव में पहले क्या पाया जाता था? पूंछ पाया जाता था। पूंछ का कार्य नहीं होने के कारण वह क्या हो गया? अवशेषी अंग। वह अंग समाप्त हो गया। हमारे पूर्वजों में वह अंग पाया जाता था, लेकिन अब वह अंग नहीं पाया जाता है, तो वह क्या है? अवशेषी अंग। वैसे ही पहले इसका काम था तो यह पाया जाता था, जैसे ही इसका कोई कार्य नहीं, इसको छोड़ दिया गया, इससे कुछ कार्य नहीं होता है, तो यह क्या होता है? वह अंग समाप्त हो जाता है। इसी को अपेंडिक्स या अवशेषी अंग कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि बड़ी आंत में भी आप यह सब नोट किए होंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि बड़ी आंत के कोलन में बड़ी आंत के कोलन में कुछ जीवाणु पाया जाता है जो विटामिन B3, विटामिन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि विटामिन B3, B6 और B12 और विटामिन K का निर्माण करता है। कौन? बड़ी आंत के कोलन में पाए जाने वाले जीवाणु, जिसको कोलाई नामक जीवाणु के नाम से भी जाना जाता है। कोलन में पाए जाने वाले जीवाणु विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन K का निर्माण करता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो बड़ी आंत के कोलन में, जो विटामिन B3, B6 और B12 का और विटामिन K का निर्माण करता है, जिसको राइबोफ्लेविनोन के नाम से जाना जाता है। विटामिन K का कार्य क्या है? तो अगर कहीं भी कट लग जाता है, शरीर के किसी भी अंग में कट लग जाता है, तो विटामिन K का क्या कार्य है? तो विटामिन K का कार्य है कि शरीर के अगर किसी भी हिस्से में कट लग जाता है तो वहाँ पे विटामिन K का कार्य है। विटामिन K का क्या कार्य है? तो शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कट जाए या कट लग जाए तो वह खून को रोकने का कार्य करता है। क्या करता है? खून को रोकने का कार्य करता है। जिस व्यक्ति में विटामिन K की कमी होती है तो उसका अगर किसी शरीर का कोई अंग कट जाता है तो वहाँ उसका खून बंद नहीं हो पाता है, जल्दी खून उसका बंद नहीं हो पाता है। विटामिन K की वहाँ पे सक्रियता नहीं होती है। और क्या करता है? विटामिन K छोटी छोटी जाल का निर्माण करता है, जिसमें रक्त कणिकाओं को फंसाकर उसे छोटी छोटी जाल का निर्माण करता है, जिसमें रक्त कणिकाओं को फंसाकर वह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। इसमें क्या करता है? जाल बुन देता है, जिसके कारण उसमें रक्त कणिकाएं फंस जाती है और वहाँ पे रक्त रुक जाता है और घाव का रक्त बहना बंद हो जाता है। तो जिस व्यक्ति में विटामिन K की कमी होती है उसका रक्त जल्दी थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण उसका रक्त स्राव चालू रहता है, रक्त बंद नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्ति का ऑपरेशन या कहीं शरीर का किसी अंग को चीरफाड़ करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसका रक्त बंद नहीं हो पाता है। तो विटामिन K का कार्य क्या है? यह जाल का निर्माण करता है, फाइब्रोनेजिन प्रोटीन के कारण जाल का निर्माण करता है, जिसमें छोटे छोटे रक्त कणिकाओं को फंसाकर उसको क्या करता है? रोक देता है, जिसके कारण खून बंद हो जाता है। तो विटामिन K का कार्य क्या है? तो शरीर में रक्त के स्कंदन को रोकना। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखने जा रहे हैं दूध के बारे में। किसके बारे में? दूध के बारे में। बड़ी आंत भी यहाँ से समाप्त हो गया। अगला टॉपिक है, टॉपिक नहीं, इसमें दूध के बारे में भी पढ़ना है। तो दूध के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक एक चीज़ को। दूध, जिसे मिल्क के नाम से जानते हैं, जिससे हर कोई परिचित होगा।
तो दूध में प्रत्येक विटामिन पाया जाता है, दूध में प्रत्येक विटामिन पाया जाता है। किसके अलावा? सिर्फ सी विटामिन नहीं पाई जाती है, सी विटामिन नहीं नहीं पाई जाती है। इसलिए दूध को पूर्ण आहार नहीं माना जाता है, दूध को पूर्ण आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन सी उपस्थित नहीं होता है, जो पोषण के लिए काफ़ी आवश्यक है, जो पोषण के लिए काफ़ी आवश्यक है। बच्चे के लिए पूर्ण आहार माना जाता है कौन? दूध। लेकिन संतुलित आहार नहीं माना जाता है दूध को। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन के सी की कमी होती है। लेकिन पूर्ण आहार पूछेगा तो पूर्ण आहार किसको माना जाता है? दूध को। बच्चों के लिए पूर्ण आहार माना जाता है दूध को। और दूध में किसकी कमी होती है? किस विटामिन की? विटामिन सी की। तो अगर छोटे बच्चों को दूध की मात्रा में अधिक सेवन करने पर किस विटामिन की कमी हो सकती है? तो विटामिन सी की। दूध का रंग अगला प्रश्न लिखेंगे, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो दूध का रंग सफ़ेद होता है केसिन प्रोटीन के कारण। किसके? केसिन प्रोटीन के कारण। दूध का रंग सफ़ेद होता है केसिन प्रोटीन के कारण। अब अगला प्रश्न लिखेंगे, दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? किसके कारण दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यह होता है केराटिन प्रोटीन के कारण। तो पूछेगा क्वेश्चन कि दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो केसिन प्रोटीन के कारण। और दूध का रंग पीला क्यों होता है? घी का रंग पीला क्यों होता है? तो केराटिन प्रोटीन के कारण। गाय का दूध का रंग पीला इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें केराटिन प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, केसिन प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इसलिए गाय के दूध का रंग पीला ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें केराटिन प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। केसिन प्रोटीन की मात्रा कम होने के कारण वह सफ़ेद कम होती है। गाय का दूध का रंग पीला इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें केराटिन प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है। तो आशा करते हैं कि आपको यह पढ़ाए गए सभी कंसेप्ट को आसानी से समझे होंगे। आप अगर चाहते हैं कि मैथ भी पूरा कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ बेसिक से एडवांस लेवल तक की तैयारी करना चाहते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो यूट्यूब पर एक संकल्प बैच फ्री में चलाया जा रहा है। फ्री में एक एक चीज़ को वहाँ कवर किया जा रहा है, टाइप वाइज, लेवल वाइज, बेसिक से एडवांस लेवल तक ट्रिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ कवर किया जा रहा है। उसका प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप जाकर वहाँ पे मधुरम एग्जाम एकेडमी चैनल पर उसका प्लेलिस्ट देखिएगा, मैथ का वहाँ प्लेलिस्ट बना है। आप उससे जाकर अपने मैथ की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। उसमें एक एक चीज़ को पूरा कंसेप्ट के साथ बताया गया है। वह संकल्प बैच के नाम से चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। तो आप मैथ भी चाहते हैं कि इतना ही बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़े कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।